निर्वहन करूँगा। मैं है या पक्षपात, अनुराग या देश की चेतना कभी प्रताप से मैं आलोक कुमार मेहता ज्ञान करता हूँ जो हो गया है। पटना के राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश 8.0 का आज कैबिनेट एक्सपेंशन और इसमें 11 जेडीयू के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। ये 11 के 11 बताया जा रहा है वही चेहरे हैं जो पिछली सरकार में भी थे और 16 आरजेडी के विधायकों को जगह मिली है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 इस वक्त बताया जा रहा है कि विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। और ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। साथ ही ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं राजभवन से, ये किस तरह की अब नीतीश की अगली सरकार होगी। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ और 7 अलग अलग दलों को मिलाकर ये जो नई सरकार बनी है, हर दल को, हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। मैंने ब्रेक से पहले धनंजय जी आपसे सवाल पूछा था, अगर आप अपना जवाब यहां देना चाहें कि क्या ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कि दरअसल इस सरकार को तेजस्वी यादव चलाएंगे, वो सही है? क्योंकि 11 के 11 जो जेडीयू के पहली सरकार में मंत्री थे वही रिपीट भी हो रहे हैं। प्रीति जी कहते हैं ना, वो शेर है कि तू ना पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। नीतीश जी के चेहरे का रंग और तेजस्वी जी के चेहरे की रंगत बहुत कुछ कह दे रही है। नीतीश जी पहली बार, और इस बात की तस्दीक नीतीश जी का पूरा चरित्र कर रहा है, नीतीश जी ने जब राजभवन से इस्तीफा दिया तो वो राबड़ी देवी के आवास पर चले गए। ये पूरे नीतीश जी के राजनीतिक जीवन में पहली बार हुआ होगा कि कहीं मांगने गए होंगे, वो समर्थन मांगने गए थे। नीतीश जी आज जो आदरणीय नीतीश जी अपने परम आदरणीय डिप्टी सीएम अंडर मैट्रिक अपने आदरणीय डिप्टी सीएम के साथ जो एक नई पारी का आगाज कर रहे हैं, यह बिहार के भविष्य के लिए कैसा हो सकता है। आप तेजस्वी और तेज प्रताप के तेजो बलय से हम सभी परिचित हैं। पूरे आरजेडी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरजेडी की सत्ता में वापसी होते ही जो जंगल राज की बानगी आपको देखने को मिल रही है बिहार में, अभी आप दिखा रहे थे आरजेडी के एक नेता का, इसके पहले 2 दिन पहले क्या हुआ, एक बड़ी पत्रकार के साथ बिहार में क्या हुआ, एक गाड़ी के शोरूम के साथ क्या हुआ। तो अभी तो शुरुआत हुई है, ये बानगी है। आगे आगे आप देखते जाइए क्या होता है। हमने बिहार में सुशासन का माहौल बनाने की कोशिश की थी, बिहार को रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे को पानी पी पी करके क्या क्या नहीं कहे हैं। मैं उन अभद्र भाषा और अभद्र विचारों का जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि नई सरकार की शुरुआत है। चलिए शुरुआत करें, अच्छा करें, बिहार के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है धनंजय जी, मैं एक बार फिर से अपने संवाददाता के पास जा रही हूँ। रवि त्रिपाठी वहीं राजभवन में मौजूद हैं जहां इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। रवि, इस वक्त शपथ कौन कौन ले चुके हैं? तेज प्रताप की शपथ मेरे ख्याल से हो चुकी है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, 5 मंत्रियों ने शपथ ली है पहले बार में। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डाटा और ये तस्वीर दिखाने के लिए एक मैसेज भी दिया गया है कि पहली बार में जो शपथ लिया गया है उसमें 2 जेडीयू के विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली है। आरजेडी से भी 2 तेज प्रताप यादव और आलोक मेहता ने शपथ लिया है और कांग्रेस से अफाक आलम ने। यानी कि गठबंधन को शुरू से ही दिखाना है कि हम एक साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा न लगे कि पहली बार में कहीं आरजेडी के लोग ले रहे हैं, दूसरी बार में जेडीयू के लोग ले रहे हैं और तीसरी बार में कांग्रेस के लोग ले रहे हैं। तो ये गठबंधन को लंबा चलना है। तो शुरुआत से मैसेजिंग की गई है कि 5 अगर लोग शपथ ले रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को जगह दी गई है। भले कांग्रेस को 31 में से 2 जगह मिली है, लेकिन पहले नंबर में शपथ ग्रहण में कांग्रेस को जगह मिली है। 2 जेडीयू के लोग जिसमें विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जो सीनियर नेता हैं, जो उनके मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने शपथ लिया है। आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव, आपने देखा तस्वीरों में तेज प्रताप यादव और सीनियर नेता आलोक मेहता है, उन्होंने शपथ ली है। आप सामने आलोक मेहता को देख सकते हैं मंच पे जो अभी है। देखिए अब तेज प्रताप यादव आ रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए। जो फॉर्मेलिटीज होती है वो गवर्नर को उन्होंने नमस्कार किया है। और अब जिस तरह से लाइन बनाई गई है, जिस तरह से एक क्यू बनाया गया, उस हिसाब से तेज प्रताप यादव बैठकर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं। और सिग्नेचर करने के बाद से आज से नाम उनका मंत्री के तौर पर रजिस्टर हो जाएगा यहाँ गवर्नर हाउस में। और आज से उनका काम शुरू होगा। आज शाम से आज मंत्रिमंडल के सामने हो सकता है बैठक बुलाई जाए और कई बड़े एजेंडे पर काम का ऐलान भी किया जाएगा।
तो कुल मिलाजुला के पहला जो शपथ हुआ है 5 लोगों का, तो एक बड़ा मैसेज, और ये मैसेज है कि हम साथ साथ हैं, जो गठबंधन चलाना है आगे। भले कांग्रेस की नाराजगी दिख रही हो, बावजूद इसके 5 में कांग्रेस को जगह अफाक आलम ने लिया है। देखिए अफाक आलम आपको दिख रहे हैं तस्वीर में, अफाक आलम पहुंचे हैं जो शपथ जो सिग्नेचर करेंगे मंत्री पद के लिए। तो 4 लोग जा चुके हैं, साथ है वाली मैसेजिंग, जेडीयू 2 आरजेडी को खुश करने की चाहत, ये बहुत ही कठिन मामला साबित होने वाला है नीतीश कुमार के लिए। प्रदीप कौशल जी मेरे साथ स्टूडियो में है, ये सवाल उनसे भी ले लेती हूँ। प्रदीप कौशल जी, एक तो ये जो तेज धार तलवार पर चलेंगे नीतीश कुमार, वो बड़ा मुश्किल है, और दूसरा आज राबड़ी देवी काफी खुश होंगी, डिप्टी सीएम एक बेटा, दूसरे बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। तो जो बीजेपी लगातार कह रही है कि दरअसल सरकार जो है राबड़ी देवी के घर से चलने वाली है, क्या वो सही आरोप है? उसमें तो कुछ मुझे लगता है कि गलत नहीं है, क्योंकि संख्या इतनी है आरजेडी की। आप देखें 79 लोग हैं, 89 लोग हैं उनके अपनी पार्टी के, तो 110 उनके द्वारा जो गठबंधन बनाया गया था उसकी सीटें आई थी चुनाव के अंदर। तो यह तो होने वाला ही है, संख्या उनके पक्ष में है, उनके समर्थन के बिना सरकार चल नहीं सकती। और उससे भी अधिक मुझे लगता है कि इसके साथ साथ तो आप ये कह रहे हैं कि जायज भी, अगर आरजेडी की पकड़ ज्यादा मजबूत है इस महागठबंधन पर रवि, तो क्या ये बात जायज है कि उनके ही ज्यादा विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हों? और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए, कौन कौन स्टेज पर है? नहीं देखिए, अब मैंने कहा ना, जो पहला चंक था, जो पहले पारी में जिन्होंने शपथ ली है, उनका काम एक तरह से मंच पे जो उनका काम था शपथ लेने से लेकर सिग्नेचर करने तक का, वो पूरा हो गया है। 5 लोगों ने शपथ ले लिया है, और अगली बारी में देखिए 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। चूंकि 8 माइक लगा है, एक साथ 8 लोग शपथ ले सकते हैं, तो हो सकता है इस बार संख्या शायद बढ़े, क्योंकि 31 लोगों को शपथ लेना है। एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा, आज ही 4:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक जमाने में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में जेडीयू के पाले में गए, शिक्षा मंत्री रहे, तो अशोक चौधरी सबसे आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अशोक चौधरी शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, जो जेडीयू में है फिलहाल, और जेडीयू से शिक्षा मंत्री रहे थे। पता नहीं शिक्षा मंत्रालय उनके पास रहेगा या आरजेडी के खाते में जाएगा। ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय इस बार आरजेडी के खाते में जा सकता है, इस बार शायद जेडीयू खाते में। तो अशोक चौधरी सबसे पहले, देखिए अशोक चौधरी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, और फिर बाकी नेता, यानी 5-5 करके ही शपथ हो रहा है। अशोक चौधरी पहुंचे हैं, श्रवण कुमार पहुंचे हैं, सुरेंद्र यादव हैं, लेसी सिंह हैं और रामानंद यादव हैं। ये 5 लोग मंच पे पहुंच चुके हैं। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए लेसी सिंह एकमात्र महिला जो दूसरी पारी में शपथ लेने आई है। तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने सबका स्वागत किया है। तो अशोक चौधरी, आपने जैसा पहले बताया था, देखिए शपथ ग्रहण चल रहा है। अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे पहले, उन्होंने शपथ लिया है। श्रवण कुमार वो शपथ ले रहे हैं, लेसी सिंह वो शपथ ले रही हैं। तो एक एक करके 5-5 का ग्रुप बना है, तो 5-5 लोग एक एक करके शपथ ले रहे हैं। और ये शपथ ग्रहण के बाद मुझे लगता है आखिरी पारी में शायद 7 या 8 ले, लेकिन 5-5 का ग्रुप बनाया गया है, 5-5 के ग्रुप में शपथ दिलाई जा रही है। और ये शपथ आप सामने देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया कि आज 4:30 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। जो ये नया गठबंधन बना है 2022 का, इस नए गठबंधन की पहली बैठक 4:30 बजे बुलाई गई है। 4:30 बजे नीतीश कुमार अपने पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे, और हो सकता है कोई बड़ा ऐलान हो। देखिए रोजगार को लेकर बहुत दबाव है पार्टी पर, और जिस तरह से तेजस्वी यादव का मैंने इंटरव्यू किया था, जिस तरह से वो चर्चा में मुद्दा आया है, लोग पूछ रहे हैं कि 10 लाख रोजगार का जो वायदा किया था उसमें उसका क्या स्टेटस होने वाला है, क्या रोजगार बिहार में। अब आज की तारीख में बात करें तो लगभग 5.5 लाख पोस्ट खाली है, सरकारी पोस्ट, और इन 5.5 लाख लोगों को भर्ती कर दी जाए तो फिर 10 लाख की जरूरत नहीं है। तो ये माना जाए कि एक मैसेज देना पड़ेगा, और दिया जाएगा। शायद तेजस्वी यादव कह भी रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद इसका क्रेडिट ले, मुख्यमंत्री ही करेंगे, मुझे भरोसा है। तो एक दबाव बनाया जाएगा सरकार पर और तेजस्वी यादव की तरफ से और आरजेडी की तरफ से कि जो रोजगार का मामला है उसमें जो सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है 5.5 लाख के आसपास, जिसमें शिक्षकों की भर्ती 2 लाख होनी है। उसके अलावा 1 से 1.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सचिवालय में काम करते हैं, चाहे ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं, उनके पोस्ट खाली हैं। तमाम ऐसे करके जो पोस्ट खाली हैं, तो क्या उन पोस्ट में से कुछ एक मैसेज देने के लिए सांकेतिक, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बिहार की, शराबबंदी होने की वजह से शराब से जो टैक्स आता है वो भी नहीं आ पा रहा है आपके पास, पेट्रोल डीजल ही एकमात्र टैक्स का जरिया है। तो ऐसी स्थिति में जो फैसला लिया जाएगा बड़ा सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था चुनाव के दौरान कि खाली बोलने से नहीं होता, आर्थिक स्थिति देखना पड़ेगा, किसी चीज़ को हवा में बात करने से नहीं होगा। लेकिन चूंकि तेजस्वी की सरकार
बहुत चलने वाली है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जो सरकार चलाएंगे इसमें 60-40 नीतीश कुमार एक फेस भले बने रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ज़्यादा उनका इशारा रहेगा। देखिएगा अब हर हफ्ते आपको नीतीश कुमार का एक बयान आएगा जिसमें वो प्रधानमंत्री को अटैक करते हुए दिखेंगे मुद्दों पर, और वो मीडिया उनको लेगा भी, कहे एक तौर पर कि माना जाएगा कि विपक्ष के चेहरा है, विपक्ष के फेस के तौर पर उनको देखा जाएगा। तो ये लड़ाई जबरदस्त होने वाली है और लड़ाई के लिए तैयारी है। ये मंच नीतीश कुमार के लिए 2024 लोकसभा का चुनाव का है, तो तेजस्वी यादव के लिए 2025 के लिए है। ये जो कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं, जातीय समीकरण जो बनाया गया है, ये दोनों के लिहाज से है कि 2024 में कैसे हम नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है उससे कैसे टक्कर लिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, वो बार बार कह भी चुके हैं। बीजेपी उस पर दावा ठोकती है। फॉरवर्ड क्लास में कैसे जो बीजेपी का वोटर है उसको तोड़ के अपने साथ लाया जाए, तो नीतीश कुमार का एक फेस है, उनके साथ वो फॉरवर्ड क्लास के लोग जुड़ते हैं। महिलाओं में नीतीश कुमार का की पैठ है। तो एक जो सामाजिक समीकरण, देखिए एक जातीय समीकरण, एक सामाजिक समीकरण, और कहीं ना कहीं एक ये दिखाना कि बिहार में इंटैक्ट हम हैं, और जब फेस नीतीश कुमार होंगे प्रधानमंत्री पद का तो बिहार के लोगों का एक इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो जो 40 सीटें हैं उनमें आज के डेट में 39 सीटें, देखिए 39 सीटें जीतकर बीजेपी आई थी 2019 में, एक सीट सिर्फ कांग्रेस जीती थी, ना आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी मतलब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को 39 सीटें मिली थी, क्लीन स्वीप एक तरह से कहा हुआ था। तो अगर उसको उलटना है तो इस गठबंधन को बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 की जब आप बात करते हैं तो 2014 में आरजेडी और जेडीयू अलग अलग लड़े थे, और उसका नतीजा आरजेडी और जेडीयू को ये हुआ था कि 2 सीट पर जेडीयू सिमट गई थी और 4 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी। और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के साथ जो अलायंस किया बीजेपी सरकार ने, वो उनको फायदा हुआ, और उसकी वजह से सीटें उनको 32 के आसपास सीटें आई थी, 32-33 सीटें आई थी बीजेपी के गठबंधन को। ठीक है। ऐसी स्थिति में जो भी समीकरण बन रहा है, जो भी मंत्रिमंडल आपको दिख रहा है, और जो भी आज के डेट में घोषणा किया जाएगा, उसका सीधा असर 2024 पे होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं की आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। एक जो कोर ग्रुप बनाया गया था बीजेपी का, उसकी बड़ी बैठक इसको हलचल को देखते हुए, कॉम्बिनेशन को देखते हुए दिल्ली में बुलाई गई है। दिल्ली में इन नेताओं को ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आपको काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली बीजेपी में, लेकिन जमीन पे उनका वजूद नहीं है। चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, रविशंकर प्रसाद बड़े नेता हैं, बड़ा बयान देते हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन दिल्ली पटना से बाहर उनका कहीं ना कहीं जनाधार नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी को मैदान में उतारना पड़ेगा। शहनवाज हुसैन जो मंत्री थे उनको लगातार बिहार में रहना पड़ेगा। गिरिराज सिंह जो दिल्ली में रहते हैं, नॉर्मली बयान के लिए जाने जाते हैं, गिरिराज सिंह को मैदान में उतरना पड़ेगा। तो हर कॉम्बिनेशन के साथ नित्यानंद राय हो, यादव वोटर उनके साथ जोड़ने की बात अगर की जाती है, अगर वो यादव हैं तो यादव समाज के साथ उनको जाके जोड़ना पड़ेगा। राम कृपाल यादव, यादव नेता है बीजेपी के पास, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन बड़े जनाधार वाले नेता बीजेपी के पास आज की तारीख में नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। उनको प्रधानमंत्री के नाम पे ही ये जो आप बात कर रहे हैं कि ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा बीजेपी को, और उसके चलते आज ये जो जातीय समीकरण इस मंत्रिमंडल में नजर आ रहा है, किस तरह से नीतीश कुमार हर वर्ग को खुश करके हर वर्ग को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ प्रदीप कौशल जी का। प्रदीप कौशल जी, जो हमने अभी दिखाया ग्राफिक के माध्यम से किस तरह से हर समुदाय को सामने लाकर उन सबके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश, और रवि त्रिपाठी भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि भले ही खेल खेला गया हो 2022 में, लेकिन गोल तो 2024 का है दिमाग में। आपने अभी हाल में देखा होगा, सुशील मोदी जी ने ये कहा था कि नीतीश जी उपराष्ट्रपति बनने के इच्छुक थे। वो उसको हालांकि नीतीश कुमार जी ने सिरे से नकार दिया था, लेकिन ये बात मान के चलनी होगी कि जैसे पहले एक भागीदारी की थी सत्ता में, जब नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था आरजेडी के साथ, इस बार उसका रिपीट नहीं है, वो दोबारा दोहराया नहीं गया है। ये मान के चलना चाहिए कि कहीं कोई और गहरी जो आपस में समझ बनी है, अब उसके अनुरूप काम होगा। तो मैं रवि जी से सहमत हूं कि नीतीश कुमार की भूमिका अब दिखाई देगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगी अधिक से अधिक, और तेजस्वी यादव जो हैं वो धीरे धीरे प्रदेश में और अधिक शक्तिशाली बनकर के उभरेंगे। वो दरअसल अपनी मां राबड़ी देवी के सपनों को भी साकार करना चाहते हैं। वो चाहती हैं कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बने, बिहार के उस तरफ कदम उठा भी रहे हैं तेजस्वी यादव। धनंजय गिरी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बीजेपी के बड़े नेता आज दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, और जैसे मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी बता रहे हैं कि नेता आपके बहुत नामी गिरामी है, लेकिन उनकी ग्राउंड पर क्या पकड़ है? क्या इस बात का एहसास बीजेपी को भी है कि कहीं ना कहीं अपनी टीम को कमजोर कर दिया नीतीश के साथ गठबंधन में? देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि हमने नीतीश का साथ देकर और नीतीश का साथ लेकर दलीय हित को किनारे रखा
देश हित को शीर्ष पे रखा, देश और प्रदेश के हित को शीर्ष पे रखा। जिस समय हम लोगों ने नीतीश जी का साथ दिया अथवा साथ लिया, उस समय बिहार जंगल राज की आग में झुलसा हुआ था। और ये हाई कोर्ट का दिया हुआ सेंटेंस है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, इट सीम्स इट इज जंगल राज। ये हाई कोर्ट ने कहा था उस समय। नीतीश जी का जो भी उत्थान हुआ वो जंगल राज के खिलाफ लड़ाई में हुआ। हम लोगों ने प्रदेश के बड़े व्यापक हित को देखते हुए नीतीश जी का साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है प्रीति जी, आप उठाकर देखिए बिहार का वो दौर याद कीजिए, आप फिल्में बनती थी, अपहरण, गंगा जल, जो बिहार का माहौल था, अभी उसी की वानगी आपको देखने को मिल रही है। भाजपा के पास कार्यकर्ता भी है, भाजपा के पास नेता भी है, और भाजपा के पास वर्तमान में जो सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे यशस्वी और सबसे आदर्शवाद का जो नेतृत्व है, जिसमें अटक से कटक तक पूरा भारतवर्ष एक नेतृत्व का लोहा मान रहा है, दुनिया जिस नेतृत्व का लोहा मान रही है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी का वैसे नेतृत्व हमारे पास है, जिसके नेतृत्व की छाया में वर्तमान सरकार बात आपकी ठीक है धनंजय जी, लेकिन आप बिहार की सरकार में आपकी पार्टी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। इस सच्चाई को कबूल करना होगा बीजेपी को कि बिहार से अब उन्हें बाय बाय कर दिया गया है। अगर वापस अपने आप को उतना मजबूत करना है कि सरकार बना पाए बीजेपी, तो अब अकेले ही कदम उठाना होगा। और कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी भी हैं हमारे साथ, उनके पास जाऊंगी, लेकिन मैं रवि त्रिपाठी के पास जा रही हूं एक बार फिर से, क्योंकि स्टेज पर रवि, अब जो नेक्स्ट लॉट है जो इस वक्त शपथ ले रहे हैं, उनके बारे में बताइए, कौन कौन स्टेज पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 5 मंत्री फिर से शपथ ले रहे हैं और 5 में मदन साहनी हैं जेडीयू से, कुमार सरोजीत हैं राजद से, ललित यादव हैं राजद से, संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी फॉर्मर सीएम रहे हैं उनके बेटा हैं, हम पार्टी से जिसमें कहा हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ वाले हम के संतोष मांझी हैं, और संजय झा जेडीयू से, संजय झा जो जेडीयू के नेता हैं वो शपथ ले रहे हैं, जो कि जल शक्ति मंत्री थे इस सरकार में जेडीयू की तरफ से। तो ये 2 जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, चाहे संतोष मांझी हो या फिर संजय यादव हो, रिपीट हैं, और बाकी जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। तो 5 मंत्रियों ने अभी शपथ ली है, जिसमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी इंपॉर्टेंट नाम है जो अकेले हैं अपनी पार्टी से, साथ साथ संजय झा जो जल शक्ति मंत्री थे, जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, वो कुमार सरोजीत हैं, उन्होंने शपथ ली है, मदन साहनी हैं, उन्होंने शपथ ली है। तो एक कास्ट कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है उसको बार बार दिखाया भी जा रहा है, कास्ट और पार्टी का जो समीकरण गठबंधन बनाया गया है उसको बार बार मंच पर जो भी शपथ हो रहा है उसमें एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि हर समाज से लोग दिखे, जैसे साहनी दिखे तो कुमार सरोजीत भी दिखें, तो अशोक चौधरी भी दिखें, तो जीतन राम मांझी भी दिखें। कुल मिलाजुलाकर एक समीकरण दिखाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए 15 के आसपास मंत्री अब शपथ ले चुके हैं और 16 और बचे हैं। 16 टोटल 31 मंत्री शपथ ले रहे हैं, तो 16 में से 15 का शपथ ग्रहण हो चुका है और 16 मंत्री बचे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम है। अभी कांग्रेस के 1 मंत्री बचे हैं, 2 में से 1 जिनको शपथ लेना है। अभी भी आरजेडी कोटे के मंत्री जो बचे हैं वो बचे हैं शपथ लेने वाले, और जेडीयू के नेता भी बचे हैं शपथ लेने के लिए। तो ये मिक्स शपथ ग्रहण हो रहा है, जिसमें सब दल के लोग मिल के आ रहे हैं एक ही साथ। ऐसा नहीं हो रहा कि आरजेडी के लोग 5 आ गए एक ही साथ, जेडीयू के 5 आ गए। जो भी गठबंधन अलायंस है उनको साथ में रखते हुए ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। और मैंने बार बार कहा है कि इसकी तैयारी जो है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन साधा गया है, 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन साधा गया है, और 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए उसके हिसाब से समीकरण साधा गया है। लेकिन राजनीति में बड़ी एक फेमस कहावत है, देयर इज नो परमानेंट एनिमी और देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड। तो राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इसके साथ एक बात और जोड़िए कि राजनीति में परमानेंट कोई रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्लान ए सफल होता है तब तो आप प्लान बी पे जा सकते हैं इसके बाद कि आपका नेक्स्ट 2025 के लिए क्या है। लेकिन पहला पड़ाव आपको सफल करना पड़ेगा, वरना हमने समीकरण बहुत तेजी के साथ बदलते देखे हैं। एक बार इसी कॉम्बिनेशन की सरकार भी बिहार ने देखी, इसके बाद वो सरकार बदल गई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने दोनों ने कहा कि कभी साथ साथ नहीं आएंगे, लेकिन एक बार फिर से अब जो मंच है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चलता हुआ बिहार की जनता देख रही है। तो इसीलिए रणनीति भी कभी फिक्स नहीं होती, कहा कुछ जाता है और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले कुछ और भी ले लिए जाते हैं। प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल जी, लेकिन चुनौती वही है जो कल नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि 10 लाख प्लस 10 लाख, अब 20 लाख डिलीवर करना पड़ेगा इन बचे हुए सालों में, तब जाकर 2024 की बात सोचनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कल जी का पोल भी यही दिखा रहा था कि जनता के लिए अगर देखा जाए
तो आगामी जो समय है उसके अंदर रोजगार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकारों को रोजगार सृजित करने के लिए काम करना पड़े, और तेजस्वी यादव काफ़ी मुखर थे इसको लेकर के। कल जैसे ही नीतीश कुमार जी ने घोषणा की कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार और सृजित करेंगे, तो वो ट्वीट कर रहे थे, जनता है, जज्बा है बिहारी, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। तो जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने बनाया है, मुझे लगता है कि आज जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो सबसे पहला कार्य उसके लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण अगर घोषणा वो करना चाहेंगे तो इसी दिशा में घोषणा करेंगे। और सरकारी नौकरियां तो हैं ही हैं जी, उन्हें अगर और रोजगार पैदा करना है राज्य के अंदर तो उद्योग को बहुत भारी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और उद्योग को प्रोत्साहित अगर करना है तो उसके लिए कानून व्यवस्था जो है वो उसका ध्यान करना होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कानून व्यवस्था का ध्यान करना होगा, तब जाकर उद्योग आते हैं। लेकिन बात छवि की है और छवि को सुधारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस पर आगे काम होगा? ये भी 3 साल की जो चुनौतियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। धनंजय गिरी जी, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप ये लगाते रहे हैं तेजस्वी यादव कि आप लोग जानबूझकर बिहार की छवि को धक्का लगाते हैं जैसे वो सरकार में आते हैं, और इस वजह से फिर लोग जो है गलत मन बनाते हैं बिहार के बारे में। देखिए, हमने तेजस्वी जी के बारे में क्या कहा, मैंने पहले भी कहा, वो हाई कोर्ट ने कहा, प्लस उनके पिताजी को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री रहते उन्होंने चारा घोटाला किया, हमने तो नहीं कहा। और लालू और नीतीश जी लगातार पूरा राजनीतिक जीवन में ही लालू जी को पानी पी पी के गाली देते रहे कि भाई इन्होंने जंगल राज ला दिया, पूरी उनका उत्थान ही राजनीति का जंगल राज के खिलाफ है। हमने कहा कुछ कहा, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, नीतीश जी ने कहा। नीतीश जी ने उनके बारे में क्या क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने तो व्यक्तिगत हमला भी किया कि लालू यादव बेटे की चाह में बेटी पैदा करते रहे। महिलाओं के प्रति नीतीश जी की कितनी संकीर्ण मानसिकता है, ये नीतीश जी के खुद के बयान में आप उठा के देख लीजिए। लालू जी के और जो जितना हमला नीतीश जी ने लालू यादव के परिवार पर किया है, जितना तेजस्वी यादव पर किया है, जितना तेज प्रताप पर किया है, कोई भी भला आदमी उसको भूलेगा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी इस बात से बखूबी परिचित है कि नीतीश कुमार का जो चरित्र है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, इस बात से भली भांति परिचित है। और इसका हिसाब बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आज के डेट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सिर्फ 2 सीट दूर है, नहीं, लेकिन 2 कदम की दूर है। धनंजय जी, ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है ये तभी होती है जब सरकार से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये जुमला पुराना है, नया थोड़ी है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम सरकार से बाहर हैं, हम सरोकार से बाहर नहीं हैं। हम पहले भी सरोकार की राजनीति करते रहे हैं, आज भी सरोकार की राजनीति कर रहे हैं और कल भी सरोकार की राजनीति करेंगे। सरकार हमारी चेतना के केंद्र में नहीं है, हमारा चेतना केंद्र में जन सरोकार है। हमारी चेतना केंद्र में अंत्योदय है, जो दीनदयाल उपाध्याय का दिया वो सिद्धांत है। हमारी चेतना केंद्र में प्रधानमंत्री ने दिया हुआ शब्द है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम उस चेतना को लेकर कीजिए, हम किसी समीकरण में नहीं बैठा रहे, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। हमारे सिद्धांतों की राजनीति में वो आए गए, आया राम गया राम शब्द को, पलटू मार शब्द को उन्होंने फेल किया। ये नीतीश जी का फेल्योर है, नीतीश जी की सैद्धांतिकहीनता है, दीनता है। बुरे वक्त में अंतिम समय में किसी का यू पॉलिटिक्स से जाना निकलना, खुद से आदम का सुनते आए थे मगर बड़े बेआबरू होकर राजनीति से नीतीश निकलेंगे, इसकी मैं आज आपको दावेदारी करता हूं, इसकी घोषणा करता हूं। आप देख लीजिएगा यही होने वाला है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।